आज का टॉपिक क्या है, हम लोग जैसा कि परक्यूजिट्स पढ़ रहे थे, तो परक्यूजिट्स में ही हम लोग आगे बढ़ेंगे आज। तो चलिए हम लोग नोट्स पहले ओपन कर लेते हैं। ओके, अब देखो यहाँ पे सबसे पहली चीज़ हम लोग रेंट फ्री एकोमोडेशन हम लोग ने परक्यूजिट्स में पढ़ लिया था। लेकिन मैं जैसा कि मैं आपसे बता रखा हूँ कि जब जब हम लोग सैलरी स्टार्ट करेंगे तो हर दिन हमें कंप्यूटेशन ऑफ सैलरी को रिवाइज करना है, पढ़ना है, ध्यान रखना है कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। अब जैसे कि सबको पता है कंप्यूटेशन ऑफ सैलरी कैसे होती है, तो कंप्यूटेशन ऑफ सैलरी में 5 पॉइंट्स होते हैं। सबसे पहला बेसिक सैलरी, पेंशन, एन्युटी, कमीशन, एरियर ऑफ सैलरी, एडवांस सैलरी, लीव सैलरी, ये सब हम लोग पहले पॉइंट पे रखेंगे। सेकेंड नंबर पे हम लोग टैक्सेबल अलाउंसेज रखते हैं, जितने भी टैक्सेबल अलाउंसेज होंगे उसे ऐड करेंगे। फिर नेक्स्ट थर्ड नंबर पे हम लोग वैल्यू ऑफ परक्यूजिट ऐड करते हैं, यानी कि हम लोग जो भी सुविधा होती है उसकी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं और उसको अपनी सैलरी में ऐड करते हैं। Employer's contribution to PF in excess of 12% of salary of the employee। अगर एम्प्लॉयर 12% से ज़्यादा हमारे पीएफ में कंट्रीब्यूट करेगा तो वो हमारी सैलरी में होगा। 12% तक कम अगर कंट्रीब्यूट करता है तो सैलरी में कुछ भी ऐड नहीं होगा। इंटरेस्ट क्रेडिटेड टू पीएफ इन एक्सेस ऑफ 9.5%। अगर हमारे पीएफ में 9.5% ज़्यादा इंटरेस्ट बनेगा तो वो भी टैक्सेबल होगा। नेक्स्ट, अब ये जब पांचों पॉइंट्स को आप मिलाओ तो देन ग्रॉस सैलरी आती है। ग्रॉस सैलरी में हमें 3 डिडक्शंस मिलते हैं अंडर सेक्शन 16 IA के तहत सबको फिक्स डिडक्शन मिलता है 50,000 का। देन एंटरटेनमेंट अलाउंस है 16 की क्लॉज 2 के तहत। ये सिर्फ डिडक्शन सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलती है, वो भी मैक्सिमम 5,000 तक। इसका कैलकुलेशन हम लोग आगे सीखेंगे। प्रोफेशनल टैक्स एंड एम्प्लॉयमेंट टैक्स 16 की क्लॉज 3 के तहत मिलता है। अगर आपकी सैलरी से प्रोफेशनल टैक्स या एम्प्लॉयमेंट टैक्स के नाम से कुछ कटा है तो वो उसका डिडक्शन भी आप ले सकते हो सैलरी में से। देन इनकम चार्जेबल अंडर द हेड ऑफ सैलरी या फिर कह लो टैक्सेबल सैलरी हमें पता चल जाती है। तो ये तो कंप्यूटेशन है, हम लोगों ने फर्स्ट 2 पॉइंट कंप्लीट कर लिया था। थर्ड पॉइंट पे हम लोग थे परक्यूजिट्स पढ़ रहे थे। तो परक्यूजिट्स में हम लोगों ने कल कंप्लीट कर लिया था, रेंट फ्री एकोमोडेशन कंप्लीट कर लिया था, जिसमें हम लोगों ने गवर्नमेंट एम्प्लॉय, नॉन गवर्नमेंट, इवन होटल एकोमोडेशन भी कंप्लीट कर लिया था। मीनिंग ऑफ सैलरी रेंट फ्री एकोमोडेशन में क्या होता है ये भी हमने समझ लिया था। फर्स्ट 2 पॉइंट मैंने बताया था। हाँ, बस डीए पे बस ध्यान देना होता है। डीए तभी शामिल करेंगे जैसे एचआरए में था कि इफ पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट, रेंट फ्री एकोमोडेशन में भी सेम चीज़ है, इफ पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट होगा डीए तभी शामिल करेंगे। ओके, तो एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल हम लोग आज स्टडी करेंगे। तो बहुत सिंपल सा एग्जांपल दे रखा है, सैलरी ऑफ एन एम्प्लॉय बेस्ड इन मुंबई। ध्यान रखना एम्प्लॉय कहाँ का है, मुंबई का है। कंसिस्ट ऑफ बेसिक सैलरी, इनकी बेसिक सैलरी कितनी है, 1 लाख रुपए। ये एग्जाम में भी कई बार क्वेश्चन आ चुका है। तो बेसिक सैलरी कितनी है, 1 लाख रुपीज़ पर एनम है। डियरनेस अलाउंस कितना है, 50,000 रुपीज़ पर एनम है। ठीक है, डीए। अब अगर डीए के आगे कुछ भी नहीं लिखा है तो हम मान लेंगे ये पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट है। रेंट फ्री हाउस इज प्रोवाइडेड इन मुंबई। जो रेंट फ्री हाउस है वो कहाँ प्रोवाइड किया गया है, इनको मुंबई में प्रोवाइड किया गया। मुंबई इज अ मेट्रो सिटी, ठीक है। वहाँ पे पॉपुलेशन, अगर हम रेंट फ्री हाउस की बात कर रहा हूँ तो रेंट फ्री हाउस में यहाँ पे देखो कुछ भी नहीं दिया, मकान किसका है, तो हम मान लेंगे कि ये कंपनी का खुद का मकान है। अगर कुछ भी नहीं दिया है तो हम यही मानेंगे कि कंपनी का खुद का मकान है। कंप्यूट इज इनकम फ्रॉम सैलरी, है ना। अब ऑफ द एम्प्लॉय होना चाहिए, ठीक है ना। तो एम्प्लॉय की रेंट आपको इनकम फ्रॉम सैलरी बतानी है। अब यहाँ पे इवन कंपनी का भी नाम नहीं बताया तो हम मान लेंगे प्राइवेट कंपनी है। ओके, सो अब यहाँ पे सबसे पहली चीज़ देख तो बेसिक सैलरी कितनी है। बेसिक सैलरी है 1 लाख रुपए। फिर डियरनेस अलाउंस कितना मिल रहा है, 50,000 रुपये। फिर इन्होंने परक्यूजिट की वैल्यू निकाल ली एकोमोडेशन की, 15% ऑफ 1,50,000। बेसिक प्लस डीए कितना होता है, 1.5 लाख रुपए। उसका सीधे इन्होंने 15% निकाल दिया, यही आपके मकान की वैल्यू है। क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा था पहली चीज़ गवर्नमेंट की नॉन गवर्नमेंट। नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय अगर है तो उस केस में क्या करना होता है, पॉपुलेशन चेक करनी होती है। तो पॉपुलेशन हम मुंबई की देखना 25 लाख से ज़्यादा है तो सीधे सीधे 15% ऑफ सैलरी, तो 22,500 उसके मकान की वैल्यू आ गई। हमने मकान की वैल्यू निकाल ली। अब ये तीनों वैल्यू को ऐड करो, फाइनली इनकम फ्रॉम सैलरी कितनी है, 1,72,500।
तो मेरे ख्याल से ये एग्जाम्पल सबको समझ में आ गया होगा, बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल है ये। आगे बढ़ा जाए, क्यों? यस सर। इसमें किसी को कुछ क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। नो सर। चलिए ठीक। अब अगला जो है ना, अगला जो हम लोग का टॉपिक है, अगला जो परक्यूजिट है, वो है सेल ऑफ मूवेबल एसेट्स टू एम्प्लॉयज एट अ नॉमिनल प्राइस। कई बार क्या होता है कि कंपनी के पास कोई एसेट अगर पड़ी हुई है या एसेट है उनके पास और पुरानी हो गई, या समझ लो उसकी जगह कुछ और हम नया मशीन खरीद रहे हैं, तो उस केस में क्या करती है कि कंपनी, ज़्यादातर देखा गया है कि वो जो मशीनें होती हैं वो अपने ही एम्प्लॉयज़ को सेल आउट कर देती हैं नॉमिनल प्राइस पे। ठीक है, वैसे भी बेचेंगे तो कबाड़ के भाव मिलेगा, तो उससे अच्छा है कि अपने एम्प्लॉयज़ को दे दो, हो सकता है एम्प्लॉयज़ का कुछ यूज़ कर ले। तो सेल ऑफ मूवेबल एसेट, कोई भी मूवेबल एसेट सेल कर देना अपने ही एम्प्लॉय को। तो एम्प्लॉयर अगर अपने ही एम्प्लॉय को कोई भी एसेट अगर सेल करता है एट अ नॉमिनल प्राइस, ये भी परक्यूजिट है। अब ये परक्यूजिट कैसे है, चलिए समझते हैं। जैसे मान लीजिए मेरी कंपनी है, मेरी कंपनी में कंप्यूटर्स यूज़ होते थे। अब कंप्यूटर्स सारे के सारे क्या थे, मान लो i3 थे। अब मेरे को सारे के सारे, या फिर सब ड्यूल कोर थे या कोर टू ड्यू थे। अब मुझे सारे के सारे जो कंप्यूटर है, सारे के सारे जो कंप्यूटर है, मुझे i3 करना है या i5 करना है, तो मैं रिप्लेस करना चाहता हूँ। अब पुराने सिस्टम चल तो रहे हैं, तो मैं सोच रहा हूँ इसको क्यों ना अपने एम्प्लॉयज़ को ही सेल आउट कर दूँ। तो इसको मैंने क्या किया, अपने ही एम्प्लॉयज़ को, है ना, जो भी हमारे एम्प्लॉयज़ हैं, अपने एम्प्लॉयज़ को हमने क्या कर दिया, सेल आउट कर दिया। किस प्राइस पे, नॉमिनल प्राइस पे। सबकी डेप्रिशिएटेड वैल्यू सपोज करो 6,000 रुपये थी, लेकिन मैंने सबको 2,000 रुपये में दे दिया सिस्टम। तो अगर 2,000 में अगर मैंने अपने एम्प्लॉय को दिया तो 4,000 का एक तरीके से उन्हें बेनिफिट मिला। तो ये 4,000 का जो बेनिफिट्स होता है ना, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, परक्यूजिट की वैल्यू, ये उनकी सैलरी में ऐड होगा। तो चलिए देखते हैं सेल ऑफ मूवेबल एसेट का क्या रूल यहाँ पे बनाया गया इनकम टैक्स के द्वारा। तो इन्होंने देखो सिंपल सा बताया है, ट्रांसफ़र। पहली चीज़ तो हम लोग ट्रांसफ़र का केस देखेंगे। द बिलो परक्यूजिट्स वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू बिकम टैक्सेबल। अब इसमें देखिए तीन चीज़ होती है, कंप्यूटर, मोटर कार एंड अदर एसेट्स। सबसे पहले बात करेंगे कंप्यूटर की, है ना। अगर कंपनी आपको कंप्यूटर सेल कर रही है, एक्चुअल कॉस्ट लेस डेप्रिसिएशन ऑन WDV कितना है, 50% ऑफ एवरी कंप्लीटेड ईयर। आप सिंपल सा कंप्यूटर पे क्या निकालेंगे, अगर आपको कंप्यूटर अगर बेच रही है कंपनी, तो आप उसकी एक्चुअल कॉस्ट देख लो और उसमें से डेप्रिसिएशन लेस कर दो 50%, वो भी WDV मेथड से, एवरी कंप्लीटेड ईयर। अब कंप्लीटेड ईयर का मतलब क्या होता है, कंप्लीटेड ईयर का मतलब होता है मोर देन 6 मंथ अगर हो गया, अगर यूज़ कर लिया, तो उसको हम एक साल हम उसको कंप्लीटेड ईयर ले लेंगे। ठीक है ना। जैसे मान लो अगर सपोज करो 1 साल 9 मंथ है, तो दैट मीन्स जाहिर सी बात है वो 2 ईयर उसको आप एज्यूम कर सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट है क्या, एक्चुअल। अगर मोटर कार अगर बेच रही है आपको, तो मोटर कार का एक्चुअल कॉस्ट देख लो, उसमें से लेस कर दो 20% एप्रिसिएशन एवरी कंप्लीटेड ईयर का। नेक्स्ट, एक्चुअल कॉस्ट लेस डेप्रिसिएशन अगर अदर एसेट है। ध्यान रखना, कंप्यूटर के केस में 50% डेप्रिसिएशन WDV, मोटर कार के केस में 20% WDV मेथड, लेकिन अदर एसेट के केस में 10%, वो भी SLM मेथड से। 10% वो भी क्या होगा, SLM मेथड से। ठीक है। एक्चुअल कॉस्ट लेस डेप्रिसिएशन एट द रेट 10% ऑन SLM फॉर एवरी ऑन SLM फॉर एवरी कंप्लीटेड ईयर। तो समझ गए सब लोग। तो मेरे ख्याल से इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, सबको समझ में आ गया होगा। लेकिन इसको चलिए एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। तो मैं इसको एग्जाम्पल दिखा देता हूँ आप लोग को। ठीक है। तो एग्जाम्पल क्या है, ये है कि मान लीजिए हमारे पास कंप्यूटर ही है, कंपनी अपना एक कंप्यूटर सेल कर रही है। कंप्यूटर जो इसने खरीदी थी करीबन 1 लाख रुपए का वो कंप्यूटर था, है ना। और कंपनी ने इसे यूज़ किया है करीबन, ओके, सपोज करो 4 साल यूज़ किया है। उसके बाद अपने एम्प्लॉय को सेल कर दिया, कितने में, अपने एम्प्लॉयज़ को सपोज करो सेल कर दिया उसने 4,000 में, चलो 4,000 में उसने सेल कर दिया। ठीक है।
और बढ़ा दें, 5000 कर देते हैं। 5000 में सेल कर दिया। अब तुम्हें परक्यूजिट की वैल्यू निकालनी है। अब यह ध्यान रखना, कंप्यूटर अगर सेल आउट किया है तो कंप्यूटर के ऊपर जो डेप्रिसिएशन जो फिलहाल इनकम टैक्स बोलती है कितने परसेंट के हिसाब से तुम कैलकुलेशन करना, 50% के हिसाब से। ठीक है, तो अगर हम फर्स्ट ईयर की बात करेंगे, फर्स्ट ईयर, तो फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन हो जाएगा 50,000 रुपीज़, 1 लाख का 50%, ओके, 50,000 रुपीज़ डेप्रिसिएशन। सेकेंड ईयर, सेकेंड ईयर की बात करें तो अब कितना रह गया वैल्यू, 50,000 ही रह गई। अब 50,000 पे भी कितना, 50% डेप्रिसिएशन कितना आएगा, 25,000, 25,000 भी चला गया। थर्ड ईयर, ओके, थर्ड ईयर उस पर डेप्रिसिएशन लगेगा 25,000 जो बचा हुआ है अमाउंट। देखो 1 लाख में से 50,000 गया, 50,000, 50,000 में से 25,000 गया तो 25,000, और फिर इस पर मल्टीप्लाई बाय 50%, कितना आएगा, 12,500। 12,500 ना। फिर फोर्थ ईयर, फोर्थ ईयर इस पे डेप्रिसिएशन 4 साल यूज़ हुआ है, ध्यान रहे। अब इस 12,500 का भी 50% करो। यस सर, सो 6,250। बिल्कुल सही, 6,250 ये हो गई। यानी कि अब 6,250 हटाओगे तो बची कितनी वैल्यू, तो वैल्यू ऑफ कंप्यूटर थी कितनी, 6,250 रुपीज़, और कंपनी ने आपको ये दिया कितने में है, 5,000 में। तो कितने का फ़ायदा हुआ आपका, यही आपको फ़ायदा हुआ ना, बेनिफिट, यही तो बेनिफिट आपको मिला, 1,250 रुपये। तो ये 1,250 रुपये आपका बेनिफिट है, यही आपकी सैलरी में ऐड होगा। इसी को परक्यूजिट की वैल्यू कहा जाएगा। भाई कंपनी ने आपको 1,250 का फ़ायदा दिया, और यही फ़ायदा आपके लिए एक तरीके से क्या है, परक्यूजिट है, और ये सैलरी में ऐड होगी। तो सबको समझ में आया। अगर ये कंप्यूटर की जगह यस पे क्या सर। होती, मोटर व्हीकल होती, तो किस रेट से डेप्रिसिएशन निकालते हैं, 20% WDV। लेकिन अदर एसेट के केस में क्या होता, अगर ये अदर एसेट होती तो 10%। हाँ 10%, वो भी कौन सा मेथड, SLM। ठीक है, अब इसमें एक छोटी सी स्टोरी मैं तुमको बताता हूँ। इसी तरीके से मेरे फादर हैं, मेरे फादर जैसे कि यूनियन बैंक में काम करते थे, तो उन लोग के बैंक में ऐसा ही हुआ था कि उन लोग को जब कंप्यूटर उन लोग का स्क्रैप हो रहा था, मतलब पुराना हो गया था कंप्यूटर, कंपनी को बैंक को चेंज करना था, तो उन्होंने क्या किया था, लॉटरी सिस्टम निकाली थी अपने स्टाफ को ही, मतलब कि चूंकि देखो कंप्यूटर तो कम होते हैं, स्टाफ ज़्यादा होते हैं, तो लॉटरी सिस्टम निकाल दिया, सबका नाम चिट में डाला, जिसका निकला उसको कंप्यूटर दे दिया। तो उसमें कलर कंप्यूटर जो था, कलर वाला, कलर मॉनिटर वाला, वो करीबन उन्होंने इशू किया था 500 रुपये में बेचा था। सॉरी, कलर वाला 1,000 में था, और जो ब्लैक एंड वाइट था वो 500 रुपये में बेच दिया था। बात समझे कि नहीं समझे, तो सेल आउट कर दिया अपने एम्प्लॉयज़ को। ठीक, तो ऐसा होता है बहुत सारी जगहों पे कि अपने एम्प्लॉय को दे देना, बशर्ते कूड़े के भाव बेचने से अच्छा ही है। तो ये तो हो गया हमारा सेल। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखो नीचे कुछ कुछ बातें लिखी हुई है, इसको भी जरा समझना पड़ेगा। अमाउंट रिकवर्ड from the employee will be deducted from the above value of perquisites to the taxable value of perquisites। तो जो भी अमाउंट रिकवर किया जाता है फ्रॉम द एम्प्लॉय विल बी डिडक्टेड फ्रॉम द अबव। अगर सपोज करो आपसे कुछ पैसे वसूल लिए गए, तो मैंने बताया 5,000 रुपये लिए गए, अगर सपोज करो फ्री ऑफ कॉस्ट वो कंप्यूटर दे दिया गया होता तुम्हें, अगर वो कंप्यूटर तुम्हें फ्री ऑफ कॉस्ट दे दिया गया होता तो पूरा 6,250 रुपये तुम्हारी परक्यूजिट की वैल्यू हो जाती। लेकिन चूंकि तुमसे 5,000 रुपये वसूल लिया गया, तो इसलिए परक्यूजिट की वैल्यू 1,250 रुपये होगी। इसी को हम लोग कंसेशनल वैल्यू भी कहते हैं। ठीक है,
एक मिनट, एक कॉल आ रही है। हेलो, 1010 करके पासवर्ड तो भेजा है। 10101010। अभी वाली क्लास नहीं स्टार्ट हुई, जीएसटी की क्लास अभी नहीं स्टार्ट हुई है। अच्छा अच्छा, डी की क्लास, ठीक। अब देखिए यहाँ पे यूज ऑफ मूवेबल एसेट्स, सेल ऑफ मूवेबल एसेट्स, बात क्लियर हो गई, सबको समझ में आ गया। अब हम लोग बात करेंगे यूज ऑफ मूवेबल एसेट्स। अगर कंपनी यूज ऑफ मूवेबल एसेट्स अगर आपको देती है, मूवेबल एसेट्स को यूज करने के लिए, तो उस केस में परक्यूजिट की क्या वैल्यू होगी। ठीक है, अभी तक तो हमने क्या पढ़ा, अभी तक हम लोगों ने सेल ऑफ एसेट्स की बात की। अब हम लोग किसकी बात करेंगे, यूज ऑफ मूवेबल एसेट्स की। कंपनी अगर आपको यूज करने के लिए देती है, बेचती नहीं है वो आपको, तो ऐसे में परक्यूजिट की क्या वैल्यू होगी। सबसे पहले मोड ऑफ वैल्यूएशन, और फिर एसेट से किस तरह की एसेट आपको दे रही है, कंप्यूटर लैपटॉप दे रही है, और एनी अदर एसेट देती है। एनी अदर एसेट में दो केस हो सकता है वो कंपनी का खुद का हो, खरीदा हुआ, या कंपनी ने किराए पे लेके आपको दिया हो यूज़ करने के लिए। सबसे पहले कंप्यूटर एंड लैपटॉप की बात कर लेते हैं। कॉस्ट ऑफ द एम्प्लॉय लेस द अमाउंट, ये तो छोड़ो, जो भी अगर कंप्यूटर अगर लैपटॉप अगर आपको यूज़ करने के लिए देती है, तो उसकी परचेज की वैल्यू नील मानी जाती है। क्यों नील मानी जाती है, क्योंकि जाहिर सी बात है कंप्यूटर लैपटॉप आपको दी है, तो उस पर वो ऑफिस का काम ही कराती है। वो किसी भी तरीके से आपके लिए परक्यूजिट है ही नहीं, आपके लिए वो पर्सनल बेनिफिट है ही नहीं। परक्यूजिट का मतलब क्या होता है, परक्यूजिट का मतलब होता है पर्सनल बेनिफिट। तो आपको इसमें कोई पर्सनल बेनिफिट मिलता ही नहीं है, क्योंकि उल्टा कम उस लैपटॉप में दिन भर आप कंपनी का ही काम करते रहते हो। तो इस तरीके से माना जाता है कि कंप्यूटर लैपटॉप अगर कंपनी ने आपको दिया है, वो पूरी तरह से ऑफिशियल यूज़ है। ठीक है, तो इसीलिए वो क्या है, इसीलिए उसकी परचेज की वैल्यू नील मान ली जाती है। लेकिन अगर कोई और एसेट अगर आपको दिया है यूज़ करने के लिए, तो देखिए क्या है, 10% पर एनम ऑफ एक्चुअल कॉस्ट, है ना। आप सिंपल सा क्या करिए, 10, आप उस एसेट का 10% निकाल लीजिए। जैसे मान लीजिए आपको रेफ्रिजरेटर दिया गया है 10,000 का यूज़ करने के लिए, तो उस 10,000 का 10% कितना हुआ, 1,000 रुपये। और अगर आपकी सैलरी से उसके लिए कुछ रिकवर किया जा रहा है, तो उसको माइनस कर लीजिएगा। अगर कुछ भी रिकवर नहीं किया जा रहा, तो पूरा का पूरा अमाउंट आपकी परचेज की वैल्यू होगी। मान लीजिए 200 रुपये आपकी सैलरी से काटा जा रहा है इस सुविधा के लिए, रेफ्रिजरेटर वाले के लिए, तो 1,000 में से 200 माइनस कर लीजिए, 800 रुपये आपकी परक्यूजिट की वैल्यू आ गई। मान लीजिए कंपनी ने आपको जनरेटर ही दिया है, जनरेटर का केस ले लेते हैं, और जनरेटर भी कंपनी ने क्या किया है, किराए पे लेके आपके वहाँ पे, चूंकि गर्मी ज़्यादा, लाइट नहीं रहती है, इसलिए कंपनी ने जनरेटर लगवा दिया है, वो भी हायर चार्ज, मतलब उसको भाड़े पे लेकर के। तो उसका हायर चार्जेस करीबन 2,000 रुपये कंपनी को देना पड़ता है, 24,000 रुपये देना पड़ता है पूरे साल भर का। अब आपकी सैलरी में से अगर कुछ रिकवर किया गया, तो उसको माइनस कर लीजिए। इस सुविधा के लिए आपकी सैलरी से हर महीने 500 रुपये काटे जा रहे हैं, तो कितना काट लिया गया, 6,000 रुपये काट लिया गया। तो 24 में से 6,000 घटाइए, जो बैलेंस बचा वही आपकी प्रोजेक्ट की वैल्यू हुई। तो मेरे ख्याल से आप लोग को समझ में आ गया होगा, इसमें कोई पॉइंट तो कोई दिक्कत तो है नहीं। यूज ऑफ मोबाइल एसेट ये भी समझ में आ गया। देखिए परक्यूजिट्स को बस समझना होता है। अब यहाँ पे है क्या, वैल्यू ऑफ परक्यूजिट इन रिस्पेक्ट ऑफ मोटर कार। अगर आपको मोटर कार की सुविधा अगर दी गई है, मोटर कार ओन्ड बाई और टेकन और हायर बाई। अगर मोटर कार, जैसे कि सबसे फेमस है मोटर कार की फैसिलिटीज़, क्योंकि ज़्यादातर अधिकारी लोग को दिया जाता है मोटर कार की फैसिलिटीज़, है ना। तो उस मोटर कार की वैल्यू कैसे उनकी सैलरी में ऐड होती होगी, तो इसको चलिए समझते हैं। सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा, मोटर कार ओन्ड बाई एंड टेकन ऑन हायर बाई, और एक्सपेंसेस बाई। एक्सपेंसेस कौन उसका बियर कर रहा है, कहने का मतलब मोटर कार किसका है वो, या ओनर कौन है, या किसने भाड़े पे लेके आपको दिया है। दूसरा नंबर, उसका जो कार का जो खर्चा है वो कौन उठा रहा है, ये पहले क्लियर करना होगा। देन वैल्यू ऑफ परक्यूजिट्स आप बात कर सकते हैं। वैल्यू ऑफ परक्यूजिट्स में भी कार का क्यूबिक कैपेसिटी देखनी पड़ेगी। क्या देखना पड़ेगा, क्यूबिक कैपेसिटी, जैसे सीसी, जैसे आपने सुना होगा 100 सीसी की बाइक है, 150 सीसी की बाइक है। सीसी मतलब होता है क्यूबिक कैपेसिटी। तो कार की भी क्यूबिक कैपेसिटी होती है। तो 1.6 लीटर कार है, तो यानी 1600 सीसी तक की, अगर 1600 सीसी तक की इंजन है अगर आपकी कार की, तो छोटी कार बोल देंगे हम लोग।
अगर 1600 से एक्सीड करती है, लार्ज कार हो जाएगी। 1.6 मतलब लीटर मतलब 1600 सीसी। आपने कई बार कार या जीप के, इनोवा के जैसे पीछे लिखा होता है 2.4, तो 2.4 मतलब 2400 सीसी। आपने सुना होगा मारुति 800, 800 मतलब 800 सीसी। तो सब छोटी कार हो गई, ठीक है। तो ये सब चीज़ों का थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। अब हम लोग बात करेंगे मोटर कार ओन्ड बाई और टेकन ऑन हायर बाई। तो मोटर कार अगर सपोज करो ओन कौन है, कौन उसका ओनर है, एम्प्लॉयर है, और उसका खर्चा कौन उठा रहा है, एम्प्लॉयर ही खर्चा हो, कार भी एम्प्लॉयर की है, खर्चा भी एम्प्लॉयर ही उठा रहा है। तो ऐसे में आपकी सैलरी में कितना ऐड होगा? तो यहाँ देखो दे रखा है अप टू 1.6 लीटर। अगर स्मॉल कार है तो 1800 रुपये पर मंथ, और अगर बड़ी कार है तो 2400 रुपये पर मंथ आपकी सैलरी में ऐड होगा। बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है जिसको आप इजीली समझ सकते हैं। तो मैं फिर से बोल दे रहा हूँ, एम्प्लॉयर की ही कार है और एम्प्लॉयर ही उसका खर्चा उठा रहा है, ठीक। एम्प्लॉयर की ही कार है, एम्प्लॉयर ही उसका खर्चा उठा रहा है। तो ऐसे में सिंपल सा रूल है, अगर छोटी कार है 1800 रुपये पर मंथ अपनी सैलरी में ऐड कर लो, और अगर उससे ज़्यादा बड़ी कार है यानी कमांडर वमांडर दे दिया तो ऐसे में कितना करना, 2400 रुपये पर मंथ अपनी सैलरी में ऐड कर देना। लेकिन अब मान लेते हैं एम्प्लॉयर की कार है, ओनर कौन है उस कार का, एम्प्लॉयर है, लेकिन खर्चा हम ही को उठाना पड़ रहा है। एम्प्लॉय को कंपनी ने बस कार दिया और कहा खर्चा तुम भैया खुद देख लो। तब फिर उस केस में वैल्यू ऑफ परक्यूजिट क्या होगी? तो हमारी सैलरी में 600 पर मंथ, अगर छोटी कार है तो 600 पर मंथ ऐड होगा, और अगर बड़ी कार है तो 900 रुपीज़ पर मंथ हमारी सैलरी में ऐड होगा। लास्ट पॉइंट, अगर कार किसकी है, एम्प्लॉय की है, कार अगर एम्प्लॉय की है और खर्चा कौन उठा रहा है, एम्प्लॉयर खर्चा उठा रहा है। कार एम्प्लॉय की है लेकिन खर्चा कौन उठा रहा है, एम्प्लॉयर। तो टोटल एक्सपेंस में से माइनस कर देंगे 1800 रुपीज़। जैसे देखो यहाँ पे खर्चा कौन उठा रहा है, एम्प्लॉयर उठा रहा है, बस कार आपकी। कई बार होता है ना, कंपनी कहती है आपके पास कार है, आप कहते हो हाँ है, तो कंपनी कहती है ठीक है हम सारा खर्चा हम उठाएंगे, ठीक है अच्छी बात है। तो जितना भी खर्चा उठाई उसने, उसमें से माइनस कर दीजिए 1800 पर मंथ, ये ऊपर वाला ऑफिशियल यूज़ माना जाएगा। 1800 पर मंथ माइनस कर लीजिए, या फिर एक्चुअल एक्सपेंसेस फॉर ऑफिशियल यूज़, या फिर उस कार का जो ऑफिस यूज़ का जो खर्चा है वो माइनस कर लो। मेरे ख्याल से ये समझ में नहीं आ रहा होगा आप लोग को, तो मैं चलो एक नई तरीके से आपको बता देता हूँ यहाँ पे। जैसे वो कहना क्या चाह रहे हैं, वो कहना ये चाह रहे हैं कि अगर मान लीजिए आपकी कार है, कार के ऊपर कंपनी का टोटल खर्चा हुआ, मान लीजिए 2000 किलोमीटर चली है ना, और इसका जो खर्चा हुआ मान लेते हैं 10 रुपये के हिसाब से, कितना हो गया, 20,000 रुपये चला, 20,000 रुपये खर्च हुआ। ये कंपनी ने रिकॉर्डिंग किया हुआ है। इस 2000 किलोमीटर में अपने ऑफिस यूज़ कितना है, ऑफिस यूज़ है 1400 किलोमीटर। तो 1400 किलोमीटर के हिसाब से 10 रुपए के हिसाब से 14,000 रुपये क्या है, ऑफिशियल यूज़ हो गया। बाकी जो बैलेंस चला होगा वो क्या होगा, वो हम पर्सनल यूज़ मानेंगे। तो यानी पर्सनल यूज़ कितना हो गया, 6,000 रुपये, और यही आपकी पर्सनल बेनिफिट हुआ और यही आपकी सैलरी में ऐड होगा। तो उसी को हम लोगों ने यहाँ फॉर्मूले में क्या लिखा है कि आप देख लो टोटल एक्सपेंस कितना कंपनी ने किया, उसमें से माइनस कर लो 1800 रुपीज़ पर मंथ। अगर रिकॉर्ड नहीं मेंटेन हुआ है तो कि कितना पर्सनल यूज़ चलिए कितना ऑफिशियल यूज़ चलिए, ये रिकॉर्डिंग अगर कंपनी करेगी तब ना ऐसा कर पाएगी। अगर कंपनी ने ऐसा कुछ रिकॉर्डिंग ही नहीं किया है तो सीधा सीधा टोटल एक्सपेंसेस में से 1800 पर मंथ के हिसाब से माइनस कर लीजिए। और अगर कंपनी ने रिकॉर्डिंग किया है कि ऑफिस यूज़ कितना जा रहा है, कितना पर्सनल यूज़ जा रहा है, तब क्या करना, एक्सपेंस ऑन ऑफिस यूज़ सिर्फ लेस करेंगे। तो देखो यहाँ पे टोटल एक्सपेंस, इस फॉर्मूले को अपना, टोटल एक्सपेंस कितना होता है 20,000 माइनस ऑफिस एक्सपेंस पे कितना हुआ था 14,000, बराबर आया कितना 6,000। तो ये रहा आपका परक्यूजिट की वैल्यू, ये आपकी सैलरी में ऐड होगी। तो ये फॉर्मूला समझ में आएगा। अगर ये बड़ी कार है तो 2400 रुपये, या फिर एक्चुअल एक्सपेंसेस ऑफिस यूज इफ बुक्स मेंटेन, अगर बुक्स मेंटेन हुई है ऑफिस ने तब। अब एक और चीज़, नीचे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया है हैशटैग में कि इन द अबव केसेस ऑल द अमाउंट शैल बी इंक्रीज्ड बाय 900 रुपीज़ पर मंथ फॉर चॉपर। अगर ऊपर के
फैसिलिटीज में कहीं भी अगर चॉपर यानी ड्राइवर की फैसिलिटी दी गई, अब तो ड्राइवर को तो सैलरी मान लो कंपनी 4,000 5,000 6,000 8,000 10,000 देती होगी, वो आपकी सैलरी में नहीं ऐड होगी, लेकिन एम्प्लॉय की अगर चॉपर यानी कि ड्राइवर की सुविधा अगर आपको दी गई है तो आपकी परक्यूजिट में 900 रुपीज पर मंथ के हिसाब से और ऐड किया जाएगा। तो आज के लिए इतना काफ़ी है मेरे ख्याल से। ये हम लोगों ने आज 3 परक्यूजिट्स पढ़े हैं। पहला पर एक तो एग्जांपल लगा दिया रेंट फ्री अकोमोडेशन पे, फिर सेल ऑफ मूवेबल एसेट्स हमने पढ़ा, फिर हमने पढ़ा यूज ऑफ मूवेबल एसेट्स, फिर हम लोगों ने पढ़ा ये मोटर कार की फैसिलिटी। ओके, सो कल हम लोग आगे पढ़ेंगे गैस, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर सप्लाई। ये अभी हम परक्यूजिट्स पे पढ़ रहे हैं कि अगर ये सारी सुविधाएं अगर मिलती एम्प्लॉय को तो कैसे उसकी सैलरी में उसकी वैल्यू निकाल के ऐड की जाएगी। तो हम लोग परक्यूजिट्स की वैल्यू कैलकुलेट करना सीख रहे हैं, दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफ़ी, बाकी कल पढ़ेंगे।